अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना रहमान, प्रोग्राम इग्नाइट योर जर्नी विद खुर्शीद यूसुफ के साथ। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। इफ़ यू रिमेंबर अवर प्रीवियस प्रोग्राम, तो आपको ये याद होगा कि हमने उसमें डिस्कस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ का एक वो इम्पॉर्टेंट जुज़्व है जो शायद हमारी ज़िंदगी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुर्शीद यूसुफ साहब जो हमारे साथ मौजूद होते हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की, हमें इसके क्वाड्रेंट्स डिस्कस किए उन्होंने हमारे साथ। तो मैं ज़ाती तौर पे ये चाह रही थी कि अगर, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ का, तो इसको एक दफ़ा मज़ीद एक एपिसोड लगा के डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर होगा। इसके लिए हेयर वी हैव विद अस खुर्शीद यूसुफ साहब राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो आपका बहुत सारा शुक्रिया, और सॉरी पहले मैं आपसे इस बात का करना चाहती हूँ कि हम आपको जितना तंग करते हैं और जितनी फरमाइशें करते हैं, आप फ़ौरन से बगैर माइंड किए उनको पूरा कर देते हैं। मेरा ख्याल है दिस इज़ माय प्लेयर। मुझे भी अच्छा लगता है टू इंटरेक्ट विद पीपल, और यहाँ पर आकर ये मेरी भी लर्निंग है। सर हम बहुत कुछ आपसे सीख रहे होते हैं, और मैं लास्ट हमारा जो प्रोग्राम था उसमें आपने इतनी डिटेल में उसके क्वाड्रेंट्स डिस्कस कर दिए थे कि मुझे लगा ये इसको हमें मज़ीद इसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए, मुझ समेत शायद बहुत सारी ऑडियंस का भी भला हो जाएगा। तो सर हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। शायद मेरे ख्याल से पहला सवाल जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ था वो था कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। ऑलराइट, इससे हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। हम पिछली एपिसोड में चले जाते हैं। हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जी जी। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन और एडवर्सिटी क्वेश्चन। मेरे ज़ाती ख्याल में वैसे तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों का अगर कॉम्बिनेशन आपके अंदर हो दैट बिकम्स लीथल लिटरली। लेकिन लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, अगर मैं रेट करूं तो मेरे ख्याल में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, IQ इज ऑल अबाउट मी। जो पहला क्वेश्चन है ना, दैट इज ऑल अबाउट मी। ये जो इमोशनल क्वेश्चन है ना, दिस इज अबाउट मी एंड यू। यस सर। एंड अस। बल्कि इससे बड़ा मजे का एक वो याद आ गया मुझे। साउथ अफ्रीका हम गए, ट्रेनिंग के लिए गए, तो उनका एक स्लैंग है, उसको कहते हैं उबुंटू। अच्छा। UBUNTU। अच्छा। उबुंटू का मतलब है आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज वी आर। ओके। तो हमारी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर इतनी ज्यादा है कि मेरी एग्जिस्टेंस इस वजह से कि तुम हो, और तुम्हारी एग्जिस्टेंस और मेरी एग्जिस्टेंस इसलिए है कि हम सब हैं। जैसे सर फूड चेन का कॉन्सेप्ट है ना, कि हर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है अपने सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल सही। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ जैसे मैंने कहा आई एम बिकॉज यू आर, तो मैं यू को समझने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं आपकी तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं आपके इमोशंस को समझने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं एम्पैथाइज करने को तैयार ही नहीं हूँ। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे इसलिए पसंद है कि इससे आप, अगर इसमें आप अपने आप को चीज़ल कर लें, पॉलिश कर लें, तो आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर, एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। लास्ट टाइम भी शायद थोड़ी सी बात हुई थी कि मेरा IQ को बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा IQ ठीक ही है, EQ नहीं है, SQ में मैं थोड़ा सा ज्यादा। तो कम्युलेटिवली तो मैं चीज़ों को एनविसेज कर लेता हूँ, कंप्रीहेंड कर लेता हूँ, लेकिन पार्शली देखा जाए तो आप कहीं लैग करते हैं। वो इमोशनली मैं शायद कहीं ना कहीं लैग करता हूँ। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये हमें नेचुरल प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाती है। जैसे मैंने आज कुछ सीखा, फिर कल कुछ सीखा, फिर परसों कुछ सीखा, तो इस तरह ये ऐड ऑन होता चला जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक हमारा नेचुरल प्रोग्रेशन है। ये वक्त के साथ साथ आपका बढ़ता है, और ये ज़हन में रखें कि ये दिस इज़ लाइक अ मसल। आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे, जितना इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम ये समझें कि जिसमें इमोशनल क्वोशेंट एक दफ़ा जितना भर दिया गया था, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इट हैज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उबुंटू वाली बात, आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज वी आर।
अगर हम सारे मिलजुल के हमने ये जिंदगी करनी है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है एंगेजमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे एंगेजमेंट में या अपने आप को एंगेज करने में हेल्प करती है। मैं रिडंडेंट नहीं होता। मुझे पता है कि बाकी लोग अगर काम करें तो मैं भी उनके साथ काम करूंगा, तो मैं उनके साथ जेल करूंगा, अदरवाइज नहीं कर सकूंगा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो हमें अपने आप को जानने, पहचानने और उसके बाद अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है। किसी जगह पर आप स्टक हो जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को, उस सिचुएशन को कंप्रीहेंड करना, अपने आप को जानना, फिर पहचानना और फिर इन्फ्लुएंस करना अपने इमोशंस को कि नहीं, या अपनी फीलिंग्स को नहीं, इस तरह नहीं करना, इस तरह करना। तो आपको उसका जो वाई वाला एलिमेंट है वो यही है कि हमें इसलिए इसका जानना जरूरी है कि ये हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। सर आप तो सोच भी पढ़ लेते हैं, मैंने अक्सर नोटिस किया है, ऐसे जैसे टेलीपैथी होती है ना। मेरे दिमाग में अगला सवाल भी यही था कि मैं आपसे पूछूंगी कि हम अपने इमोशन से कैसे अवेयर हो सकते हैं, तो आपने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया। वो कॉन्टेक्स्ट में चल रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। उस कॉन्टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस ही वो चीजें कर रहा होता है जो उसके साथ। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस कनेक्ट्स विद रेजिलियंस? हम रेजिलियंस की पहले भी बात कर चुके हैं, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। वेरी गुड क्वेश्चन। हमने देखा एडवर्सिटी क्वेश्चन की जब बात की थी, एडवर्सिटी क्वेश्चन और रेजिलियंस भाई भाई हैं। बिल्कुल। और इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस बहन भाई। ठीक है ना, रिलेशनशिप बहुत क्लोज का है, दोनों का ही। रेजिलियंस आपको उठ के खड़ा होना, जी, बाउंस बैक करना, फाइट बैक सिखाती है। ऑन द अदर हैंड ये आपको उन चैलेंजेस को निपटना सिखाती है, आपको बताती है कि अच्छा ये क्या हुआ है मेरे साथ और अब मुझे कितना टाइम लेके इसको मैंने टैकल करना है। तो ये एडवांटेज है। मेरा ख्याल है कि हमें इसमें इसलिए इंडल्ज करना चाहिए कि जिस तरह आपका कोई सेटबैक हो गया तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, है ना? ऑब्वियसली सर। तो उस फ्रस्ट्रेशन को जानना भी बहुत जरूरी है ना, कि मैं ऐसी सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मसलन मैं बाज़ का कम्युनिकेशंस में, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में बाज़ का मैं स्टक हो जाता हूँ। मेरे साथ कोई बहस कर रहा हो, चीजों को डिस्कस कर रहा हो, मैं खामोश हो जाता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या आपके दिमाग में उस वक्त कोई बात आ नहीं पा रही होती है या आप ऑन पर्पस खामोश हो जाते हैं? अच्छा, इसमें दोनों चीजें हैं। बात आ नहीं रही होती, या जैसे मैंने प्रोसेस की बात की जी, कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपने आप को प्रोसेस करना सिखाती है। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि अब ये बात जो हुई है मैं इसको लॉजिकली किस तरह टैकल करूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कन्वे हो और उसके साथ साथ मैं असर्टिव भी हूं। तो मुझे फिर एक ही मेरे ज़हन में बात रह जाती है और वह कि मैं गुस्सा करना शुरू करूं। तो अब यहाँ पर एक चॉइस होती है कि मैं गुस्सा करना शुरू करूं या चुप कर जाऊं। तो शायद वहाँ पर मैं चुप कर जाता हूँ। ठीक हो गया सर, बेहतर करते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं आपसे इसके की कंपोनेंट्स जानना चाह रही थी, दैट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है हमारी जिंदगी में, इंडिविजुअल जिंदगी में, इत्तेफाक ऐसा है कि हम उस पर सबसे कम तवज्जो देते हैं, एंड दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। आप यकीन करें, हम अपने आप के बारे में सोचने में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में, अपने आप को पढ़ने में, मैं कहाँ टिक करता हूँ, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम उस पर कोई इतना गौर ही नहीं करते। सो जो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो ये है सेल्फ अवेयरनेस। मेरे अपने इमोशंस, मेरी अपनी फीलिंग्स, मैं मुख्तलिफ वक्तों में क्या फील करता हूँ। तो जब मैं अवेयर होना शुरू हो जाता हूँ, आपने देखा होगा आजकल आप घर पे भी, आपने शायद वालिद साहब के साथ कोई बात की हो, वो कहते हैं अच्छा हम इस वक्त रहने दें, हम शाम पे बात करेंगे, इस वक्त नहीं, शाम को बात करें। तो होता क्या है, एक तो उन्होंने वो प्रोसेस टाइम ले लिया कि जो बात आपने कही है मुझे उसका जवाब क्या देना है। दूसरा,
वो किसी एक ऐसी सिचुएशन से आए थे जिस सिचुएशन में उनका दिमाग थोड़ा सा किसी वजह से कोई प्रेशर था, उन्होंने सोचा बजाय इसके कि मैं प्रेशर में एक जवाब दूं या रिटेलिएट करूं, इट्स बेटर मैं इसको थोड़ा सा दे दूं। तो पहली एक चीज है सेल्फ अवेयरनेस, फिर सेल्फ रेगुलेशन। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं और सेल्फ रेगुलेट करने के बहुत आसान तरीके हैं। ट्राई टू बी काम अंडर प्रेशर। आपके ऊपर प्रेशर है लेकिन आप काम है एक जगह पर। इत्तेफाक जैसा मैं जाहिर है ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता रहा, तो हमारे साथ थे हमारे बॉस थे, उन्होंने हमारी एक और कोलीग थी, उनको प्रेजेंटेशन दी कि ये प्रेजेंटेशन तुमने बनानी है और प्रेजेंटेशन बना के तो मुझे दे देना। उसने वो प्रेजेंटेशन बना के दे दी। अच्छा, उस प्रेजेंटेशन में एक जगह पर एक छोटा सा ग्लिच आ गया। ठीक है। अब वो उस मीटिंग के दौरान ही वो फ्लेयर अप हो गया। ठीक है। ये क्या कर दिया, ये किस किस्म की गलती है क्या? तो वो खातून जो थी, मैं अभी भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा तरीका था टैकल करने का। इससे कोई बात नहीं, माइनर सी बात है, अभी ठीक है, ये देखी। और उसके साथ ही वो लैपटॉप पर बैठी, सामने स्क्रीन थी, उन्होंने उधर ही वहां पर वो गलती ठीक की। सर एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, अब जब उन्होंने ये कह दिया तो थोड़ी ही देर में सबका मूड भी ठीक हो गया, इसलिए क्या वो गलती रेक्टिफाई हो गई। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ये बहुत जरूरी है। तो उनकी सेट। अच्छा, एक और अच्छी बात आपको बताऊं। जी जी। प्रेजेंटेशन के फौरन बाद उन्होंने सबसे पहले उस खातून का शुक्रिया अदा किया। उनका थैंक यू सो मच, आपने ये उस वक्त मुझे ठीक कर दिया और उसकी वजह से फिर मेरा मूड भी ठीक हो गया। अच्छा, वैसे सर आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि ख़वातीन मोस्टली इमोशनली वीक होती हैं, कंसिडर ये किया जाता है, और जो मेल हजरात हैं उनका बैलेंस शायद मुझे लगता है ज़्यादा होता है इमोशंस पे। मेरा ख्याल है कि ये भी एक मिथ है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ जो हमें एडवांटेज है वो ये है कि हम घर से बाहर ज़्यादा घूम फिर रहे होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है और ज़्यादा डाइवर्स किस्म के एनवायरनमेंट्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो इस वजह से शायद ये समझा जाता है कि चूंकि हम ये सारा कुछ करते हैं तो वी आर बेटर ऑफ टू टैकल दिस सिचुएशंस। बट आई टेल यू, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ ख़वातीन भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटेड हो सकती हैं, और हम भी बहुत ज़्यादा जो है वो डीरेगुलेटेड हो सकते हैं। सो दैट इज देयर। फिर एक और चीज़ है मोटिवेशन। आज मेरा एक सेशन था तो वहाँ पर साहब ने कहा कि थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, गर्मी भी थी, आप पैदल भी चल के आए और फिर आपने आउट ऑफ द वे हमारे लिए किया। तो मैंने उनसे कहा कि दिस इज माय मोटिवेशन। आप यकीन करें कि मुझे दोबारा बुलाएंगे, मैं दोबारा आ जाऊंगा। वजह उसकी ये कि मुझे इसमें किसी किस्म की अपनी कोई एनर्जी इस्तेमाल होती नजर नहीं आती। मुझे अच्छा लगता है इसमें इंडल्ज करना। दैट इज वन वे ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ। मैं वहां पर जाकर ये भी कह सकता था कि जनाब, इतनी गर्मी में आपने मुझे ये 2 फरलांग चलाया और मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपने पानी तक नहीं पूछा और आपने कोई इंतजाम भी नहीं किया हुआ था, और मैं जब आया हूँ तो आपने मुझे शील्ड भी नहीं दी। बट ये मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। और अगेन यू सी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि उस इमोशनल इंटेलिजेंस में जब आप अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कोई एक काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए उसको टैकल करना, उस सिचुएशन को टैकल करना आसान हो जाता है। और फिर सोशल स्किल्स, वो जो हमारा सोशल क्वोशंट है ना, आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज वी आर, तो वो सोशल स्किल्स जो हैं वो एक अब तो वो मुहावरा बन चुका है, काइंड ऑफ जुबान खल्क को नकार खुदा समझो। तो ऐसे ही है कॉमन गुड जो ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा है, आप वो करने की कोशिश करें। तो उसके लिए आपको वो सोशल स्किल्स चाहिए, कहाँ पर क्या काम करना है, क्या नहीं करना। मैंने क्लास में कैसे बिहेव करना है, मैंने दोस्तों में कैसे बिहेव करना है, मैंने वालिदैन के साथ कैसे बिहेव करना है, मैंने छोटे बहन भाइयों के साथ कैसे बिहेव करना है, मैंने अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करना है। सर, एक सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछना चाह रही थी मैं। सर, ऐसा क्या पॉसिबल है कि ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस चेंज होती जाए, ज़्यादा हो जाए, या हमें कम होना शुरू हो जाए? कम होने का तो चांस कोई नहीं है। अच्छा। अभी तक ऐसा कोई रिसर्च मेरे सामने नहीं आई कि वक्त के साथ साथ
आप की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये कम होना शुरू हो जाती है until unless सब डिरेल होना शुरू हो जाए, जी जी आप मेंटली रिटार्ड करना शुरू कर जी दें, जी वो अलग बात है। लेकिन चूंकि आपका रेपर्टोयर बढ़ता चला जाता है, आपकी तिजोरी में चीजें ज्यादा आती चली जाती हैं, आपकी जंबील बढ़ती चली जाती है, तो मोस्टली, और चूंकि आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो मोस्टली आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है, कम नहीं। ठीक हो गया सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी प्रीवियस में वो एक इंसिडेंट भी शेयर किया था खातून के हवाले से, आपकी जो कलीग थी, तो वही मैं पूछना चाह रही थी दैट हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स? इफेक्ट क्या होता है इसका आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन पे? मेरे अगर आप रोज आ रही, हम इकट्ठे यहाँ पर मिलते हैं, आप पढ़ाने के लिए आती हैं, मैं भी पढ़ाने के लिए आता हूँ, आप मेरे पास से गुजरती हैं, आप मुझे सलाम करती हैं, मैं जवाब नहीं देता, क्या होगा? एग्जैक्टली, मैं आपको सलाम करना छोड़ दूंगी। नेक्स्ट डे भी हो सकता है आप मुझे सलाम, तीसरे दिन भी आप सलाम करें, चौथे दिन आप मुझे अवॉइड करेंगे, पांचवें दिन आप किसी किस्म का कोई आई कांटेक्ट, बल्कि मैं कहीं दूर से भी आ रहा हूँ तो आप रास्ता बदल लें, क्या फायदा होगा? ठीक है सर। तो फायदा, जब इस जिंदगी, इस दुनिया में रहना है और ये जिंदगी करनी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को जानें, उनके साथ जैसा सलूक, ये आप ज़हन में रखिएगा, जिंदगी में आप वो काम करें लोगों के साथ जैसा आप चाहते थे आपके साथ। जो सलूक मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ करें, मैं तो वो लोगों के साथ नहीं करता। जब मैं नहीं करता तो मजबूरन तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ऑनेस्टली वो दिल से नहीं कर रहे होंगे। आपकी तारीफ वो नहीं है जो आपके सामने लोग कर रहे हो, आपकी कमाई वो है, आपकी तारीफ वो है जब आप नहीं होंगी कहीं बैठी हुई और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई ये जो हमारी सोशल स्किल्स हैं, इनमें इंडल्ज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें एक हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ट अप करना है तो हमें एक अच्छा पर्सनल रिलेशन पहले बिल्ड करना है। व्हाई नॉट? टीम, अब आजकल हमारा वो दौर गुजर गया जहाँ पर आप बहुत ज्यादा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कर रहे होते थे। आपको लगा ऑब्जेक्टिव्स दे दिए, मुझे लगा दे दिए, मुनीब को लगा दे दिए, रिजवान को लगा दे दिए, हम अपना अपना स्टैंडर्ड ऑन काम कर रहे हैं, बैच में काम कर रहे हैं, मैंने भी काम करके दे दिया, आपने भी दे दिया, मुनीब ने काम करके दे दिया, रिजवान ने भी काम करके दे दिया। अब टीम वर्क का जमाना, तो जब टीम वर्क का जमाना है तो टीम्स में जब तक हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई it is becoming more and more important for us. ठीक हो गया। Sir, how one can cultivate emotional intelligence in everyday's life? बड़ा मुश्किल सवाल है ये वाला, लेकिन उसकी एक आसान पहले हम कर लेते हैं। आपको पता है हॉरोस्कोप क्या होता है? जी सर। कभी आपने अंदाजा लगाया? बस सर करते रहते हैं अपनी जिंदगी के हवाले से। लेकिन ये कहाँ से इवॉल्व हुआ? सर शायद तब जब इंसान टोटली रिलाई करता होगा अपनी ज़िंदगी के हाल जानने के लिए, चीज़ों के। दो वजूहत, आप वाली बात भी ठीक है, मेरी भी किसी हद तक हो सकता है ठीक हो, कि लोगों के पास को बहुत ज़्यादा काम नहीं होते थे। हमने क्या किया, हमने दूसरों को स्टडी करना शुरू कर दिया। स्टडी करते करते हमने पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए कि उन पैटर्न्स में आ गया कि अच्छा फलां से फलां वक्त तक ये बंदा जो है ये इस महीने में पैदा हुआ था, तो इसके ट्रेट फलां के आपने 5, 6, 7, 10, 15 लोगों के साथ मिले तो आपको एक जैसे लगे। आपने वहाँ से वो हॉरोस्कोप बनाना शुरू कर दिया। अब उसमें हुआ क्या, हम छोटे लेवल पे आ जाते, अपने लेवल पर आ जाते। मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ, मैं चलता आ रहा हूँ, 1 घंटा मैंने सोच लिया आज मैंने अपने आप को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, इंटेंशनली ऑब्जर्व करना। मैंने 9 से 10 बजे तक कैसे बिहेव किया, और वो काम जो हम नहीं करते वो हम कर लें, हम उसको जर्नल कर लें, हम उसको लिख लें कि आज 9 से 10 बजे तक मेरा बिहेवियर ये था। अगले दिन 10 से 11, उससे अगले दिन 11 से 12, आप अपने पैटर्न्स अब आप बनाते चले जाएंगे। अच्छा, उससे एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मूड यूजुअली सबसे अच्छा कब होता है और पीक आवर्स कौन से हैं आपके, और सबसे डाउन किस वक्त होता है।
दूसरी बात यह है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं, जो आपको डिप्रेस करती हैं, जो आपको टेंस करती हैं, जो आपको एंग्री करती हैं। तो आप क्या करते हैं, उनको वही पैटर्न जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप पैटर्न जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा, लेकिन देयर आर चांसेस कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आप को उस सेल्फ रेगुलेशन में जब लेकर जाएंगे, चीजों को करना शुरू करेंगे, तो आपके इमोशंस भी ट्यून इन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं जब ये काम करती हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आप उस वक्त से उस वक्त तक उस काम को अवॉइड करेंगे। ठीक है सर, ये तो फिर बड़ा स्मार्ट गेम है ना, जो आपके दिमाग के साथ खेला जाता है और उसको। यस, ऐसे ही है जिंदगी में, कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है। ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स में इसीलिए वो लोग कहते हैं यार तुम हो तो एक्वेरियस, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो एक्वेरियस वाली नहीं है, या तुम हो तो पाइसेस, तुम्हारी हरकतें तो पाइसेस वाली नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो पैटर्न्स से एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, वो तो जनरलिटी की एक बात हो रही थी। या प्री सपोज भी कर लेते होते हैं कि ये फलां इसका स्टार है तो ये तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही। फिर जब आपने लिखना शुरू किया तो सपोज, मतलब हाइपोथेटिकली, अगर मेरा स्टार एक्वेरियस है और मैंने अब स्टार्स के बारे में लिखना है, तो मैं सबसे ज्यादा जिसको उठाऊंगा वो एक्वेरियस ही होगा। तो इस तरह भी हुआ कि राइटर्स ने जब चीजें लिखनी शुरू की तो वो स्टार्स ऑटोमेटिकली ऊपर आते चले गए, या उनकी रेटिंग बढ़ती चली गई। आजकल के हालात के मुताबिक, आजकल की स्लैंग्स के मुताबिक उसकी रेटिंग बढ़ती चली गई, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसके बारे में लिखा। ठीक है सर, दिस इज वेरी नॉर्मल। हम ये तो आपने एक नई पते की बात बताई है। अच्छा सर, व्हाट आर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? ओके, सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो उसमें किया था, और वो ये है कि जी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने दे दिया है दे दिया है, बस अब आगे पीछे नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हर ह्यूमन बीइंग का ना एक बायोलॉजिकल सेट पॉइंट है, हम उसको बायोलॉजिकल सेट पॉइंट कहते हैं, कि हमारे अंदर 50% तो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। 50% ट्रेट्स मेरे जो हैं जी, वो जेनेटिकली ट्रांसफर, इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रेट्स। 10% ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये फर्क डालते हैं, ये मेरे ऊपर असरअंदाज होते हैं। जिन सर्कमस्टांसेस में रहता हूँ, वो सर्कमस्टांसेस आहिस्ता आहिस्ता मुझे किसी ना किसी वजह से अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, अब 50% जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ, 10% आपका एनवायरनमेंट से आ गया, पीछे बचा 40%। वो 40% आपका वॉलंटरी कंट्रोल है। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप उस 40% से काम लेकर अपना इवन ये 60% चेंज कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को लर्न करेंगे, जितना फिर उनको प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके वो पैटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मिथ है ना कि ये तो बस जेनेटिकली आ गया था या अल्लाह ताला की तरफ से है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 40% कंट्रोल हमारे पास है, इसीलिए उसको वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं। मेरा दिल करेगा तो पढ़ूंगा ना, दिल करेगा तो नहीं पढ़ूंगा, दिल करेगा तो ऑब्जर्व करूंगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं करूंगा, दिल करेगा तो प्रैक्टिस करूंगा, दिल करेगा तो नहीं करूंगा। तो ये जो वॉलंटरी कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सर अभी ये जो आपने दिल करेगा की बात की, उसी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाना चाहती थी कि सर व्हाट इफ समवन इज स्ट्रगलिंग विद हिज इमोशंस, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप ही नीड्स टू टेक? अच्छा, है तो बड़ा मुश्किल सवाल, लेकिन आजकल के दौर में ये कोई इतना मुश्किल रहा नहीं। वजह क्या है? मेरे पास एक्सेस है इंटरनेट की, ठीक है, मैं बेतहाशा साइट्स हैं जिन पर जा सकता हूँ। इवन चैट जीपीटी, मैं उसको अपना एक प्रील्यूड देता हूँ, ये अब जरा इसके ऊपर मुझे बताओ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको ऑटोमेटिकली एक एडवाइस या सजेशन या रिकमेंडेशन मिलना शुरू हो जाएगी, तुम ये करके देखो, तुम ये करके देखो, तुम ये करके देखो। इसी तरह अगर आप गूगल करते हैं, आपको बेतहाशा साइट्स हर एक उसके ऊपर मिल जाती है। बस मैं सपोज मैं लिखता हूँ कि मैं 3:30 बजे से लेके
6 बजे मैं बहुत डाउन फील करता हूँ, टायर्ड फील करता हूँ और उसके साथ साथ चिड़चिड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। आप अभी मेरे सामने बेशक करके देख लीजिए, आपको कम से कम 1000 प्लस साइट्स मिलेंगी जो इसी की रेमेडी आपको दे रही है। ठीक हो तो हमारे लिए अगर ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है ना और रीडिंग वाली बात है, मैं पढ़ने का तो आदी नहीं, तो जब तक मैं इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करूँगा, पढ़ूंगा नहीं, तो मैं अपने पैटर्न्स चेंज नहीं कर सकता। और फिर ऐसा होता है वो चीज़ें इतनी ग्राउंड हो जाती हैं हमारे अंदर कि वो हमारा मेंटल मॉडल बन जाता है और फिर हमारा वही चीज़ हमें कैरी कर रही है। तो हमें इंडल्ज करना चाहिए रीडिंग में, ऑब्जर्वेशंस में, इंटरेक्शंस में इवन। ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। अब आखिरी सवाल जो एक मैं आपसे जानना चाह रही थी, आई फील एज इफ इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर व्हाट रोल डज इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले इन डिसीजन मेकिंग? मजे की बात यह है कि हम शायद रियलाइज भी नहीं करते, लिटरली हम नहीं रियलाइज करते कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कितना ज्यादा रोल प्ले कर रही है, कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। और यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर हम इसको लिफ्ट नहीं कराते। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे अंदर क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप किसी जगह पर फंस गए थे और स्ट्रेस थे या फॉर दैट मैटर नाराज होकर कहीं से उठे थे, अब वो मुनीब सामने आ गया, मुनीब मुझसे कोई फैसला चाहता है, कोई बात कहता है कि इसका बताएं। अब वो क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए कि ऑलरेडी मेरे ऊपर पिछले हालात जो हैं वो अफेक्ट किया हुआ है, अंदाज हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको चीजल करने की कोशिश करूं, ताकि मेरे जो डिसीजंस हैं वो मेरे लिए अच्छे हों। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बेतहाशा लोगों को जानता हूँ जिंदगी में बहुत जबरदस्त डिसीजन जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर। लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो कितना अच्छा डिसीजन मेकर है, ये नहीं कि वो कितना खूबसूरत है या उसको कितना अरसा हो गया है सियासत में, काइंड ऑफ थिंग्स नहीं। यही है कि वो कितना अच्छा डिसीजन मेकर है। और यही वजह है, मैं अभी सोच रहा था, इत्तेफाक से यही सोच रहा था कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो डिसीजन मेकिंग पे करेंगे। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, इसको एनविसेज कैसे हमने करना है, फिर उसको आगे लेकर चलना है और आखिर में फिर जाहिर है उसका प्रोसेस कि हम उसके थ्रू कैसे, उसमें से कैसे गो थ्रू। ठीक हो गया सर, ये तो बड़ा आसान और मज़े का काम है। मैं ऐसी कहती रहती थी कि मेरे लिए डिसीजन मेकिंग आसान नहीं है। तो जाते जाते एक बात और कर दूं, जो आपने बात कही थी वो बीच में बात थोड़ी सी इधर उधर होगी, जहाँ पर आपने मुझसे पूछा था कि एवरीडे लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करती है, तो हम थोड़ा सा और उसको एलैबोरेट कर देते हैं। श्योर सर। इसलिए कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस एवरीडे लाइफ। ट्रू। नंबर 1, आप प्रैक्टिस किया करें सेल्फ रिफ्लेक्शंस। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, ट्राई टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ इन अ डे। 24 घंटे में 10 मिनट तो मेरे बनते हैं। जिस तरह एक्सरसाइज है, हम जिस्म की एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं क्योंकि मेरे 40-45 मिनट तो बनते ही हैं। इसी तरह मेरे दिमाग के भी 10-15 मिनट तो बनते ही हैं। तो सबसे पहली चीज प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जितना मैं अपने आप को जानना शुरू हो जाता हूँ, उसकी भी बात थोड़ी देर पहले, तो उतना मैं ट्रिगर्स को जानना शुरू होता हूँ, किन किन चीजों पर ट्रिगर करता हूँ। सपोज मैं जहां पर बोलता हूं, मैं हर चीज ही बोल जाता हूं, मैं उसमें झूठ भी बोल जाता हूं, वो दूसरों को ट्रिगर करती है। इसी तरह हो सकता है बात चीजें, मसलन टाइम, आप मुझे 9 बजे का कहेंगी ना, क्वेश्चन डज नॉट राइज कि मैं 9:01 पर पहुंचूं। मैं 9 बजने में 2 मिनट पर जरूर पहुंचूंगा, 9 बजने में 5 मिनट पर पहुंचूंगा, 9:01 पर नहीं पहुंचूंगा। व्हाट मे कम, मतलब दिस इज माय कमिटमेंट। जहां पर कहीं पर बात करते ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं आप कर सकते, तो जब मैं वक्त पर पहुंचता हूँ और अगले वहां पर नहीं पहुंचे होते, मेरा फ्यूज उड़ना शुरू हो जाता है। तो मेरा ट्रिगर है ना, तो उसमें अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा, यार मेरी कभी प्रॉब्लम हो सकती है तो उनकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो जस्टिफिकेशंस हैं वो आप देना शुरू कर दें। एक और बहुत मजे की चीज है,
जो हम नहीं करते इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने मेरे साथ बात करनी शुरू की, जी सर। अभी आप उस सवाल के आधे पोर्शन में नहीं पहुंची थी, मैंने जवाब भी देना शुरू। सी व्हाट हैपेंड। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, अब आप मेरे साथ बोल रही हैं, आप मुझे सवाल करती चली जा रही हैं, सवाल थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जाहिर है आप उसका एक तमहीद, आप उसको इलैबोरेट करना चाह रही हैं, उसकी तमहीद बात रही है, सवाल लंबा हो गया। मैं बजाय सवाल पर कंसंट्रेट करने के, मैंने अभी से जवाब सोचना शुरू कर दिया है कि मैंने ये जो बात कर रही हैं सना, मैंने इसका जवाब क्या देना है। तो फिर मैंने आपको सुना तो नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू लिसन एक्टिवली, टू बी अ गुड लिसनर। यस, हम लिसनिंग समझते हैं, शायद हियरिंग और लिसनिंग में कोई फर्क नहीं है, दिस वन हेल ऑफ डिफरेंस। आप अपने दिलो दिमाग के साथ, आप एक बंदे को जब कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होते हैं, सी, तो आपको पता चलता है। सो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, ये काम भी हम नहीं करते, फीडबैक। क्या हर्ज है, मैंने आज एक लेक्चर डिलीवर किया है और मैं अपने बच्चे या बच्ची से, अपने स्टूडेंट से, लड़के या लड़की से मैं ये पूछ लूं तो आज के लेक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और खुदा ना खास्ता अगर लड़की या लड़के ने ये कह दिया कि सर फलां जगह पर तो हमें समझ नहीं आई वो आपने कॉन्सेप्ट, तो आपका फ्यूज उड़ गया। क्यों उड़ गया? आप फीडबैक जब अगर आपने खुद मांगी है, आपको फीडबैक अगर मिल रही है, आप उस पर कंसंट्रेट करें, दैट इज फॉर योर बेटरमेंट। इम्प्रूवमेंट है आपकी। 100% इम्प्रूवमेंट है। तो हमें खुद जो है ये फीडबैक लेनी चाहिए अपने ऑडियंस से, जो भी आपका ऑडियंस है। तो ये चार चीज़ इत्तेफाक से मेरे उस वक्त, हम किसी और उसमें चलते थे, मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूं, ये चार चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर। अब नेक्स्ट में हम डिसीजन मेकिंग की बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे और फिर डिसीजन मेकिंग के बाद देखेंगे कि उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को किस तरफ लेकर जाना है। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह सर। हम काम करते रहेंगे। HOPE, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी एंड एनर्जी। और इंशाल्लाह हमारा सारा काम ऑप्टिमिज्म पे होगा, पॉजिटिविटी पे होगा, ऐसी बातों पे होगा जो हैप्पीनेस क्रिएट करे। हम कहीं पर भी रिमोर्स पे बात नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी किसी नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे। हम जितनी भी बात कर रहे होंगे वो होप से कर रहे होंगे, बिकॉज दैट क्रिएट्स एनर्जी इन अस। हैप्पीनेस इज एन एनर्जी, ऑप्टिमिज्म इज एन एनर्जी, पॉजिटिविटी इज एन एनर्जी। सो व्हाई नॉट वर्क फॉर द एनर्जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे तो आपकी बातें मतलब ज़िंदगी के नए गुर सिखाती हैं, ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस को भी, और जीने की नई उमंग पैदा कर देती हैं। तो मिलते हैं नाजरीन अगले प्रोग्राम में एक नए होप के साथ। दीजिए मुझे और खुर्शीद यूसुफ साहब को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।